तो आज का टॉपिक है फ़्लो कंट्रोल इन डीएलएल। तो बेसिकली फ़्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सको पहली एक्नॉलेजमेंट आने से पहले। तो बेसिकली फ़्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट बाय सेंडर बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। बेसिकली मान लो कोई सेंडर है और कोई रिसीवर है, तो ये कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक टाइम पे भेज सकता है बेसिकली, जिससे पहले कि एक पहली एक्नॉलेजमेंट आ जाए, यानी पहले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ जाए। मान लो 5 फ्रेम भेज सकते हैं हम, तो ये 5 फ्रेम भेज पाएगा तब तक जिसके पहले कि इसकी पहली फ्रेम की एसीके आ जाए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ये हम कंट्रोल करते हैं फ्लो कंट्रोल में। फ्लो कंट्रोल में 3 एल्गोरिथम होते हैं बेसिकली। पहला होता है स्टॉप एंड वेट ARQ, सेकेंड होता है गो बैक N, एंड थर्ड होता है लास्ट सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक, तो सबसे पहले स्टॉप एंड ARQ से शुरू करते हैं, स्टॉप एंड ARQ से। ठीक है, स्टॉप एंड ARQ में जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि कोई एक पैकेट भेजे और फिर हम वेट करेंगे इसकी ACK आने का। तो बेसिकली मतलब हम कोई भी एक फ्रेम भेज रहे होंगे और फिर वेट कर रहे होंगे उसकी ACK आने का। ठीक है, और जब भी हम कोई भी फ्रेम भेजेंगे ये, तो इसकी हमें कॉपी बना के रखनी पड़ेगी अपने बफर में, ताकि अगर फ्रेम लॉस्ट हो जाए, ठीक है, या इसे रीट्रांसमिट करने की नीड पड़े किसी वजह से, तो हम इस कॉपी को यूज़ करके इस फ्रेम को रीट्रांसमिट कर सकें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रीट्रांसमिशन का, मतलब हो सकता है ना, एक तो फ्रेम लॉस हो जाए, ठीक है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं बेसिकली फ्रेम को रीट्रांसमिट करने के। तो एक तो हो सकता है कि तुम्हारा फ्रेम जो भेजा है वही लॉस्ट हो गया, दूसरा है फ्रेम पहुंचा है बट उसकी ACK डिलेड हो गई है। ठीक है, एक हो सकता है कि उसकी ACK ही लॉस्ट हो जाए। जो दो थर्ड क्लास है जिसमें फ्रेम रिसीव हो गया है बट ACK लॉस्ट हो गई, इस केस में डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट भी हो जाता है। इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है फ्रेम्स में भी और ACK में भी। ठीक है, तो एक पहले बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये रहा सेंडर, ये रहा रिसीवर। मैं एक आइडियल केस ले रहा हूँ जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसने कोई फ्रेम सेंड किया F0। ठीक, तो यहाँ पे एक टाइम आउट क्लॉक चालू हो जाएगा, मतलब जब भी कोई फ्रेम सेंड किया जाएगा एक क्लॉक, एक टाइमर चालू हो जाएगा। ये टाइमर क्या है कि अगर इतने टाइम तक, ये भी जितना भी टाइम ये हमने लिया है, अगर इतने टाइम तक इस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आती है तो ये टाइम एक्सपायर करते ही ये पैकेट दोबारा सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फ्रेम सीक्वेंस नंबरिंग और ACK का एक कॉन्सेप्ट है। मान लो हमने फ्रेम 0 भेजा है, ठीक है, बेसिकली हमने X नंबर का कोई फ्रेम भेजा है, तो जिसकी ACK आएगी वो हमेशा X+1 होगी। ठीक है, जिसका मीनिंग ये होता है कि X नंबर फ्रेम हमें रिसीव हो गया है, नेक्स्ट फ्रेम जो है हम X+1 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो रिसीवर यहाँ से भेजेगा, देखिए, देखो यहाँ पर फ्रेम 0 आया था F0, तो रिसीवर जो ACK भेजेगा वो ACK 1 होगी, जिसका मतलब होता है फ्रेम 0 रिसीव हो चुका है और नेक्स्ट फ्रेम का वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब वो जो अब फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा है उस फ्रेम का सीक्वेंस नंबर जो होना चाहिए वो F=1 होना चाहिए बेसिकली। एंड सेम गुज अगेन। अब जब ये 1 हो चुका है, क्योंकि स्टॉप एंड वेट ARQ हम एक ही फ्रेम भेजते हैं और वेट करते हैं, तो हमें ज़्यादा सीक्वेंस नंबर की ज़रूरत ही नहीं, हम सिर्फ 2 सीक्वेंस नंबर से काम चला लेते हैं, 0 और 1, और ये ऐसे ही रिपीट करता रहता है। ठीक है, इसे व्रैप अराउंड बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ, फिर व्रैप अराउंड हो गया, 0 पे आ गए, फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर व्रैप अराउंड होकर 0 पे आ गए। ठीक है, तो अब जब F1 आ चुका है हमारे पास, तो जो नेक्स्ट हम ACK भेजेंगे अब वो 0 की होगी, ACK 0, जिसका मतलब होता है 1th फ्रेम हमारे पास आ चुका है, अब नेक्स्ट जो 0th फ्रेम है वो हमें भेजो। तो ये होता है बेसिक ARQ, जिसमें मतलब कोई गड़बड़ ना हुई हो। अच्छा, जो सीक्वेंस नंबर हम लोगों ने देखा है उससे एक प्रॉफिट देख रहे हैं कि मान लो हमें 1000 फ्रेम्स भेजने हैं। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, हमें सीक्वेंस नंबर इस हिसाब से रिक्वायर्ड होते हैं कि अगर मैं बाइनरी से, क्योंकि सीक्वेंस नंबर की एक फील्ड होती है जिसमें बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस नंबर की, तो यहाँ पे जो m बिट्स इस हिसाब से रिक्वायर्ड होती है कि 2m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 आए। बट इस केस में क्योंकि हम एक ही फ्रेम भेज के वेट करने लगते हैं, तो हमें इतनी इस मतलब कह लो
जो ये ओवरहेड है, मतलब ये बिट ओवरहेड जो हम जोड़ने वाले हैं, इसकी नीड नहीं है हमें, क्योंकि 0 1 से हमारा काम चल जाएगा बेसिकली। पहला जो पैकेट है उसको 0 हम नाम दे देंगे, उसका वेट करेंगे, और एसी के 1 आएगी यानी नेक्स्ट पैकेट की। जब 1 भेज देंगे तो अगेन एसी के 0 की आ जाएगी और हमारा काम चल जाएगा। तो हमें ये इतने बड़े ओवरहेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एरर्स की। पहला तो ये है कि हमारा जो पैकेट हमने सेंड किया था, पैकेट बोल लो या डेटा फ्रेम बोल लो, वही लॉस्ट हो जाए। ठीक। सेकंड सिनेरियो ये है कि जो ए सी के है, जो हमने पैकेट भेजा था उसकी ए सी के लॉस्ट हो जाए। और थर्ड सिनेरियो है कि ए सी के है वो डिलेड हो जाए। ठीक है। तो जो पैकेट लॉस हो गया था हमारे पास, ठीक है, उसके लिए पहली बात तो हमें पता कैसे चलेगा, अगर पैकेट पहुंचा ही नहीं तो हमारे पास ए सी के नहीं आएगी। तो ए सी के नहीं आएगी तो हमें कुछ कुछ टाइम फिक्स करना होगा ना। तो हम एक कॉन्सेप्ट टाइम आउट टाइमर लगाते हैं। ठीक है, इतने ही टाइम तक हम वेट करेंगे। अगर इतने में हमें ए सी के नहीं रिसीव हुई है उस पैकेट की, तो हम ये एज्यूम करेंगे पैकेट लॉस है और रीट्रांसमिट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे टाइम आउट टाइमर, और ये इन जनरल ग्रेटर देन होना चाहिए 2 टाइम्स द राउंड ट्रिप टाइम। मतलब कैसे ये आ रहा है, देखो ये था सेंडर, ये था रिसीवर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर प्रोपोगेशन टाइम टीपी है तो इतना टाइम तो लगेगा उस पैकेट को पहुँचने में। अगर उसकी ए सी के आ रही होती तो हमें उतना ही टाइम लगेगा उसकी ए सी के रिसीव करने में। तो 2 टीपी हो गया राउंड ट्रिप टाइम यहाँ का। ठीक है, तो हमें 2 टीपी टाइम से ज़्यादा ही वेट करना चाहिए। ठीक है, और देन ये केस आता है कि ए सी के लॉस्ट हो जाए। तो ए सी के लॉस्ट होने के केस में सोल्यूशंस क्या है, एक तो टाइम आउट टाइमर तो होना ही चाहिए हमारे पास। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली 2 टीपी से ज़्यादा होगा। साथ में हमें सीक्वेंस नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस नंबरिंग करनी पड़ेगी फ्रेम्स की, ताकि हम बता तो पाएँ कि मतलब कौन सा फ्रेम लॉस्ट हुआ, हम इसका काउंट रख पाएँ या कौन सा फ्रेम आ गया है। ठीक है, बट अगर ए सी के भी डिलेड हो जाए तो हमें ये तो पता हो ना कौन सी ए सी के लॉस्ट हो गई है, कौन सी ए सी के डिले आ रही। मान के चलिए ये था सेंडर, इसने कोई फ्रेम 0 भेजा, इसकी ए सी के 1 डिलेड हो गई है। ठीक है, और यहाँ से f इक्वल्स टू 0 आ गया है, और अब डिलेड आ रही है ए सी के इक्वल्स टू 1। तो ये ट्रैक कर पा रहा है ना कि इसकी ए सी के आई है। ठीक है, तो ये जो ट्रैक हम रख पा रहे हैं, ये चीज़ देखो किसका ए सी के आया, ये तब रख पा रहे हैं ना जब हम ए सी के का सीक्वेंस नंबर रख रहे हैं कुछ। तो हमें टाइम आउट टाइमर भी चाहिए, सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा भी चाहिए, मतलब जो डेटा भेजा है उसकी भी सीक्वेंस नंबरिंग हो, और साथ में हमें ए सी के की भी सीक्वेंस नंबरिंग रखनी पड़ेगी। तभी हम इंश्योर कर पाएंगे इन तीनों सिचुएशंस को हैंडल कर पाएँ। ठीक है, अब निकालते हैं सबसे पहले कि इफ़िशियंसी क्या होगी, मतलब स्टॉप एंड वेट की इफ़िशियंसी क्या है नेटवर्क में। ठीक है, तो सेंडर, रिसीवर, पैकेट गया कोई, यहाँ पे टाइम आउट क्लॉक चालू हो चुकी है, और इसकी ए सी के आ गई हमारे पास टाइम आउट से पहले। तो एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, जो देखो इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम। मतलब यूजफुल टाइम से हमारा मतलब है कितनी देर सेंडर बिजी रहा पैकेट सेंड करने में, कितनी देर सेंडर एक्चुअली बिजी था या यूटिलाइजेशन में था। ठीक, और साइकिल टाइम है मतलब एक पूरे फ्रेम को पहुंचने में उसकी एसी के आने में टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ, मतलब एक फ्रेम के सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यूजफुल टाइम की बात करें तो एक फ्रेम को भेजने में कुछ ट्रांसमिशन टाइम लगा होगा, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उस फ्रेम को जब ट्रांसमिट हो गया तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगता है, जिसे हम प्रोपोगेशन टाइम बोलते हैं। तो अगर हम यूज़फुल टाइम देखें तो यहाँ पे यूज़फुल टाइम क्या है, ट्रांसमिशन टाइम है, इतनी ही देर तो बिजी रहा।
बट अगर हम साइकिल टाइम की बात करें तो पहले तो ट्रांसमिशन टाइम जो लगा ही था, प्लस टीपी टाइम था जो पैकेट को पहुंचाने का था सेंडर से रिसीवर, और देन सेम टीपी टाइम लगा है हमें एक्नॉलेजमेंट को रिसीवर से सेंडर। अच्छा, हम यहाँ पे देखो एसीके का ट्रांसमिशन टाइम नहीं ले रहे हैं, तो ये भी डेटा ना, तो इसका भी तो ट्रांसमिशन टाइम होना चाहिए। तो हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट है उसका साइज नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। तो हमारा बचा हुआ टाइम क्या हुआ, 2 TP हुआ। बेसिकली यहाँ से यहाँ पे आने का प्रोपोगेशन डिले और फिर यहाँ से वापस यहाँ आने का प्रोपोगेशन डिले। तो अगर हम इफिशियंसी देखें तो हम टी कॉमन ले लें, 1/1 + 2a, ठीक, वेयर एज a = TP/TT। ये आता है फॉर्मूला स्टॉप एंड वेयर का इफिशियंसी का फॉर्मूला।